आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 करेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। अब हमें पहले क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो पार्ट 1 में है कि इफ़ डिटरमिनेंट 7a माइनस 5b 3c माइनस 1 2 अगर 0 के बराबर है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो उसमें हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम इस डिटरमिनेंट को ले लेते हैं। 2x2 डिटरमिनेंट के लिए एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता था? हम पहले डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे, तो 7a माइनस 5b और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस 1 और 3c मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगनल एलिमेंट्स और इक्वल टू 0 अपनी जगह। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमारे पास 14a माइनस 10b प्लस 3c आता है। 10b को अगर राइट साइड पर शिफ्ट किया जाए और हम ऑप्शंस को देखें तो 14a प्लस 3c इज इक्वल टू 10b जो है वो हमारा सी ऑप्शन है। तो इसका मतलब कि करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या बना, वो सी है। ठीक है। नंबर 2 में हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है a11 a12 a13। ये स्मॉल a जो होता है ये याद रखिए कि ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जब कैपिटल a11 आ जाए a12 तो वो कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट्स है वो a के बराबर है। ए मैट्रिक्स मतलब दिया गया है वो 3x3 आर्डर का है। फिर हमें ये कहा जा रहा है इन कैपिटल ए आई जे इस कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे इन ए, मतलब कैपिटल ए जो होता है वो एलिमेंट्स का कोफैक्टर ही होता है। तो हमें ये भी कहा गया है कि दिन वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इस। तो इसमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। याद रखें जब भी ए डिटरमिनेंट को हम मालूम करते हैं, अगर आपको वो एक्सपेंड करना याद हो कि एक्सपेंड बाई रो 1 एक्सपेंड बाई रो 2, हम तीनों रोज से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और तीनों कॉलम से भी एक्सपेंड करते हैं। तो हम एक्सपेंड कैसे करते थे? हम एलिमेंट लिख लेते। फॉर एग्जांपल अगर रो 1 से हम एक्सपेंड करते और फिर वो एलिमेंट जिस रो या जिस कॉलम में होता वो क्रॉस करके बाकी चारों एलिमेंट्स लिख लेते थे डिटरमिनेंट में, और फर्स्ट रो के साथ प्लस माइनस प्लस साइन लगता है, इस तरह बाकी रोज में वो साइंस वगैरह। तो ये बात याद रखें कि ये जो डिटरमिनेंट हम इस तरीके से मालूम करते हैं ये क्या होता है। अगर हम रो 1 से मालूम करते हैं तो हम वो एलिमेंट लिखते हैं और फिर ये जो क्रॉसिंग करते हैं और जो बाकी एलिमेंट्स रह जाए ना, ये असल में उसी एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। ठीक है। फिर तो यहाँ पर भी हमें ये तलाश करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें कि एलिमेंट हो और उसका कोफैक्टर उसके साथ में हो। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। उसकी वजह ये कि a11 है और कोफैक्टर a31 एलिमेंट का है, तो ये तो सही नहीं है। ऑप्शन 2 भी गलत है। उसकी वजह ये कि यहाँ पर तो ठीक है एलिमेंट और कोफैक्टर साथ में है, लेकिन ये वाला गलत हो गया। एलिमेंट a12 है और कोफैक्टर जो है वो a21 है, तो ये भी गलत है, ये सही नहीं हुआ। थर्ड नंबर भी पहले को देखकर ही गलत आ रहा है। एलिमेंट a21 और कोफैक्टर a11 है। ठीक है। लेकिन अगर आप फोर्थ ऑप्शन की तरफ देखें तो उसमें जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर है। a11 है और फिर a21 है। और इस में ये बात भी याद रखें कि ये भी देखना है कि किसी रो या कॉलम में है या नहीं, ये तरतीब भी ज़रूरी है इसके लिए। तो a11 और उसका कोफैक्टर तो ये वाला हो गया, a21 और उसका कोफैक्टर ये वाला हो जाएगा, ये दूसरा। और फिर हमें a31 भी दिया गया है, मतलब कि थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम और उसका कोफैक्टर। तो ये मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन है, ये ऑप्शन डी जो है। तो यही ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, जो कि मैंने लिखा भी है कि करेक्ट ऑप्शन इज डी। थर्ड नंबर एमसीक्यू में हमें ए डिटरमिनेंट दिया गया है वो अल्फ़ा 2 और 2 अल्फ़ा के बराबर है, और हमें कहा जा रहा है कि अगर ए क्यूब का डिटरमिनेंट 125 के बराबर हो तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं डिफरेंट। तो पहला काम जो मैंने किया वो ये कि हमारे पास डिटरमिनेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। इन एमसीक्यूज़ में जो जो यूज़ हो रही है वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं कि जब भी a पावर n का डिटरमिनेंट हो तो वो a डिटरमिनेंट पावर n के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है। हमें क्या दिया गया है, a क्यूब का डिटरमिनेंट 125 के बराबर है। तो मैंने इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर a क्यूब डिटरमिनेंट की जगह क्या लिख लिया, a डिटरमिनेंट पावर 3 लिख लिया। बात एक ही है, इस प्रॉपर्टी से हम ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि हमें ए डिटरमिनेंट की वैल्यू दी गई है तो मैं ए की जगह ये वैल्यू लगा देता हूँ और पावर 3 उस पर अपनी जगह पर रह जाएगा और राइट साइड पर 125 भी अपनी जगह। अब जो है 2x2 डिटरमिनेंट यहाँ पर आया है। तो 2x2 डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर और माइनस 2 2 4 आ जाएगा। तो इसी वजह से मैंने अल्फा स्क्वायर माइनस 4 और होल पावर 3 अपनी जगह पर। फिर अल्फा स्क्वायर माइनस 4
पर भी आप 1/3 पावर ले लें, मतलब क्यूब रूट ले लें, और 125 पर भी, ताकि हमारे पास ये पावर 3 ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ से भी 3 और 1/3 ख़त्म हो जाएंगे इस जगह से, ठीक है। और राइट साइड से 125 का अगर आप क्यूब रूट लेंगे तो 125 असल में 5 का क्यूब है, 5 5 ज़ार 25 और 25 5 ज़ार 125 आता है। तो इसका मतलब कि 125 का क्यूब रूट क्या आएगा, 5 आएगा। -4 को राइट साइड पर ले आएंगे तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और स्क्वायर रूट लेने से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी +-3, और +-3 कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। इसी वजह से थर्ड नंबर एमसीक्यू में करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी आया है। नंबर 4 में कहा जा रहा है कि ए डिटरमिनेंट अगर 47 के बराबर है तो फाइंड ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको याद होगा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में ये भी होते हैं कि हमारे पास ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होगा वो ए डिटरमिनेंट के बराबर ही होता है। इस पर एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी था जिसको इस तरह प्रूव करना था कि प्रूव दैट ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर हमें ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 47 दी गई है, तो ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 47 ही होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हुआ, बी। नेक्स्ट नंबर हमें कहा जा रहा है कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 15a वेयर ए इज ऑफ ऑर्डर 2x2। अब इसमें ये अगर ऑर्डर ना दिया जाता तो फिर हम डिटरमिनेंट ऑफ 15a को ऐसे मालूम ना कर सकते, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होगा, एक और प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट्स की, और वो प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हमारे पास के ए डिटरमिनेंट आ जाए तो इसको हम के पावर n इंटू ए डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, और ये n इसमें क्या होगा, n हमारे पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 1x1 ऑर्डर का हो तो n की वैल्यू 1 हो गई, 2x2 ऑर्डर का हो तो n की वैल्यू 2 हो गई, 3x3 का हो तो n की वैल्यू 3। तो हमारे पास यहाँ पर ये k क्या होगा, ये एक कांस्टेंट नंबर होगा। मतलब अगर एक डिटरमिनेंट के साथ कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई किया गया हो तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, और फिर आपने उस पर वो ऑर्डर जो है, जो ए का ऑर्डर है वो उस नंबर पर पावर में लेना होगा, वो आप तभी इस तरह से कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 15a डिटरमिनेंट है, इसको हमने मालूम करना है। मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, यानी कि n की वैल्यू 2 बनी, तो मैंने 15 को बाहर करके 15 स्क्वायर लिखा और a डिटरमिनेंट अपनी जगह। ये स्क्वायर कहाँ से आया, ऑर्डर से आया। अगर ऑर्डर 3x3 होता तो मैं 15 क्यूब लिखता फिर, तो 15 स्क्वायर अपनी जगह पर, और ए डिटरमिनेंट की वैल्यू तो दी गई थी, वो 5 थी, तो वो मैंने लगा दी। तो 15 स्क्वायर से 225 आता है, और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 1125, और इसका मतलब कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, डी है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन डी बना। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 एमसीक्यू नंबर 6 में ए डिटरमिनेंट जो है वो दिया गया, सॉरी ए मैट्रिक्स है 3003 दिया गया है, और फाइंड करना है ए पावर n, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये स्मॉल n जो है ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो ये जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स में ये खूबी होती है, जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करते हो इसमें सिर्फ ये डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, बाकी 0 0 ही आता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम ये दिया गया है a स्क्वायर मालूम करें तो उसमें सिर्फ 3 मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर आ जाएगा। a क्यूब मल्टीप्लाई करें तो 3 पावर 3 और 3 पावर 3 आएगा। इसको चेक भी आप कर सकते हैं, a और a को मल्टीप्लाई करें आपके पास 9 0 और 0 9 आ जाएगा, या 3 स्क्वायर 0 और 0 3 स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमें a पावर n मालूम करना है, तो अगर a स्क्वायर 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर आ जाएंगे ना, तो a पावर n जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 पर n पावर यहाँ पर भी आ जाएगा और 3 पर n पावर यहाँ पर भी आ जाएगा। तो उस 3 पावर n को अगर फिर कॉमन किया जाए तो हमारे पास 1 0 0, यहाँ पर 1 है, मैंने गलती से 0 लिखा है, तो 3 पावर n 1 0 0 1 हमारे पास रह जाएगा, और यही करेक्ट ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो हम इसको टिक कर लेंगे। एमसीक्यू के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर A मैट्रिक्स 2 1 3 0 4 6 7 2 1 के बराबर है और B मैट्रिक्स 4 0 -1 2 0 3 और -1 2 4 के बराबर है, तो हमें मालूम करना है डिटरमिनेंट ऑफ 2a - b स्क्वायर। तो 2a - b स्क्वायर के लिए सबसे पहले मैंने b स्क्वायर को मालूम किया। b स्क्वायर का मतलब कि b मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले करते हैं, तो 4 0 -1 कर लेंगे इस 4 2 -1 के साथ, ये 4 0 -1 4 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट 4 4 मल्टीप्लाई होगा तो 16, 0 और 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो 0 -1 और 1 -1 मल्टीप्लाई हो जाए तो +1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बाद फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ, तो 4 0 के साथ उससे 0 आ जाएगा, 0 0 के साथ वो भी 0 और -1 2 से -2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम
तो -4 आ जाएगा पहले, फिर 0 और फिर -4। तो इसी तरह जिस तरह मैंने रो 1 के लिए किया, बाकी रोज़ के लिए भी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और इनमें 8 करने के बाद हमारे पास बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो ये मैट्रिक्स आ रहा है कि 17 - 2 - 8 5 6 10 और -4 8 23। अब जब बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई, आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें फिर 2a - b स्क्वायर का डिटरमिनेंट मालूम करना था। तो 2a - b स्क्वायर के लिए सबसे पहले 2a मैंने लिखा। ये 2a कहाँ से आया? a के सारे एलिमेंट्स के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। a मैट्रिक्स तो ये था, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4, फिर 2, फिर 6 और इस तरह 0 8 12 14 4 और 2। ये हमारे पास 2a मैट्रिक्स आ गया। तो 2a मैट्रिक्स को मैंने लिखा और जो b स्क्वायर आया था उसको भी लिख दिया। करस्पॉन्डिंग इंट्रीज माइनस कर देंगे। 4 - 17 से -13, फिर 2 - 2 से 2 + 4 आ जाएगा, यानी कि 2 + 2 आ जाएगा सॉरी, जो कि 4 के बराबर होगा। नेक्स्ट भी यहाँ पर एक माइनस साइन है और एक यहाँ पर तो 6 + 8 आएगा जिससे कि 14। इस तरह सारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने 8 कर लेना है। अब जब 2a - b स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया तो हमने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट लेना है। तो डिटरमिनेंट मैंने डायरेक्ट ले लिया, इसको रो फर्स्ट से एक्सपेंड कर दिया है। तो पहला एलिमेंट आ जाएगा उसके साथ प्लस साइन और वो जिस रो या जिस कॉलम में है वो क्रॉस हो जाएंगे, तो ये 4 एलिमेंट्स रह जाएंगे, इसको डिटरमिनेंट में लिख ले। रो 1 में दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस साइन लगता है, दूसरा एलिमेंट 4 है, ये 4 जिस रो और कॉलम में है उसको क्रॉस करे। सॉरी मैंने गलत क्रॉस कर दिया, 4 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो ये 4 एलिमेंट्स बाकी रह जाएंगे, इसको डिटरमिनेंट में लिख लेंगे। और फिर नेक्स्ट नंबर हमारे पास 14 है, उसके साथ प्लस साइन लगेगा, वो जिस रो और कॉलम में है उसको क्रॉस कर ले और -5 2 18 -4 रह जाएगा, तो उसको मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट तो सिंपल होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नॉन डायगोनल को, तो 2 - 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा और -4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इससे ये आया। नेक्स्ट फिर -5 और -21 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और -18 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह ये थर्ड डिटरमिनेंट भी कर लेंगे और सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई करके 8 करें तो हमारे पास जो आंसर आता है इससे वो क्या आता है, -58। क्वेश्चन 5 में है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट। हमें एक डिटरमिनेंट दिया गया है और इसको हमने प्रूव करना है a-1 क्यूब के बराबर। तो मैंने सबसे पहले इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लिया। अगर आप देखें तो हमारे पास इस मैट्रिक्स इस डिटरमिनेंट के थर्ड कॉलम में 1 1 1 आया है और ये बात आपको पता भी होगी कि जब किसी डिटरमिनेंट के किसी रो में या कॉलम में 2 जीरोस आ जाए तो वो बहुत आसानी से एक्सपेंड हो सकता है, वो बहुत सिंपल हो जाता है फिर हमारे पास। तो यहाँ पर भी 3 1s है, तो हम इनमें से अगर 2 0 करें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को यूज़ करके तो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। तो मैंने क्या किया, रो 1 को तो अपनी जगह पर छोड़ दिया जो कि a² + 2a + 1 और 1 के बराबर था, और r2 - r1 कर दिया। r2 - r1 से होगा क्या, जब हम r2 - r1 करेंगे तो इस 1 से ये 1 माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएंगे। तो r2 के हर एंट्री से r1 की एंट्री माइनस कर दी मैंने। 2a + 1 से a² + 2a माइनस हो जाएगा, तो a² और + 2a के साइन चेंज हो जाएंगे, तो -a² - 2a बना। फिर a + 2 से 2a + 1 माइनस कर देंगे, तो a + 2 - 2a - 1 हो जाएगा और फिर थर्ड एंट्री 1 - 1 हो जाएगी। इसी तरह जिस तरह मैंने r2 - r1 किया, r3 - r1 भी कर लेंगे, ठीक है। तो r3 - r1 से भी सेम वही तरीका, r3 के एलिमेंट लिखकर r1 की एंट्री माइनस में लिखना है, ये लिखकर ये माइनस में 1 - 1। तो ये सारे करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट रो तो फिर भी अपनी जगह, इसमें से अगर देखा जाए तो 2a और -2a कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 - a² रह गया। यहाँ से a - 2a से -a आता है और 2 - 1 से 1 आता है, तो मैंने 1 - a लिखा और थर्ड एंट्री 0। नीचे अगर देखा जाए तो 3 - a² - 2a तो सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता, इसको मैंने अपनी जगह पर छोड़ दिया। फिर 3 - 2a - 1 है, तो 3 - 1 से 2 आ जाएगा और -2a अपनी जगह, तो 2 - 2a लिखा और 1 - 1 से क्या हुआ, 0। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो 2 जीरोस आए हैं वो कॉलम नंबर 3 में आए हैं, इसी वजह से इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड भी कॉलम 3 से ही करेंगे। तो मैंने लिखा है कि एक्सपेंड बाई कॉलम 3। कॉलम 3 के साइन प्लस माइनस प्लस होते हैं, तो 1 के साथ प्लस आ जाएगा, ये 1 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको क्रॉस कर देंगे, तो ये 4 एलिमेंट्स बाकी रह जाएंगे जिसको मैंने लिख दिया। फिर नेक्स्ट नंबर पर
दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस आएगा तो माइनस जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए वो जीरो, और थर्ड एलिमेंट प्लस जीरो। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बाकी रह गया, और इसको उस तरीके से कर लेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो 1 माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2a के साथ, और फिर माइनस 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस a के साथ। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगर हम गौर करें तो ये 2 माइनस 2a जो है इससे 2 कॉमन कर ले तो 1 माइनस a रहता है। अब नेक्स्ट बात ये है, क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 1 माइनस ए मौजूद है और यहाँ पर भी 1 माइनस ए मौजूद है, तो इस 1 माइनस ए को मैं कॉमन कर लूँगा। 1 माइनस ए को कॉमन करने के बाद एक तो हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर रह जाएगा जिसको मैंने लिख दिया, और माइनस के बाद 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a रह जाएगा जिसको मैंने लिख दिया है। अब 2 माइनस 2a स्क्वायर अपनी जगह, और ये माइनस इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 3 प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2a बाकी रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a आ जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, सिम्प्लीफिकेशन कर लेंगे इसमें जहाँ जहाँ सिम्प्लीफिकेशन हो सकती है। माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से हमारे पास माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 2a को लिख दिया, और 2 माइनस 3 से जो है 2 माइनस 3 से हमारे पास माइनस 1 आता है, और अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन किया जाए तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a आ जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a जो है ये एक फार्मूला बन रहा है। एक बात और, ये माइनस साइन इनके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये 1 माइनस a है तो ये a माइनस 1 बन जाएगा। तो मैंने वो सिर्फ दोबारा लिखा है, माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो a माइनस 1, और ये a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1, तो ये a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया जिसमें कि a है और b जो है वो 1 है, तो इसको मैंने a माइनस 1 होल स्क्वायर लिख दिया। तो a माइनस 1 और a माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट यानी कि a माइनस 1 होल पावर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन 6 में हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है, वो है 3 1 माइनस 1 और 0 1 2। अब ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और शो करना है कि ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए बोथ आर सिमेट्रिक। सबसे पहले मैं ए ट्रांसपोज मालूम कर लेता हूँ। ए मैट्रिक्स को मैंने अपनी जगह पर लिखा, ट्रांसपोज का मतलब कि रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे, कॉलम रो में चेंज हो जाएंगे, मतलब रोज और कॉलम इंटरचेंज होने हैं। तो 3 1 माइनस 1 को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, 0 1 2 को कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये ए ट्रांसपोज बना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 के साथ और माइनस 1 माइनस 1 के साथ, तो इससे 9 प्लस 1 आया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 3 0 जार 0, 1 1 जार 1 और माइनस 1 2 जार माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो उससे ये मिलेगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से ये मिल जाएगा, यानी कि ए ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स आ रहा है वो 11 माइनस 1 और 5 है। ठीक है, अब हमें ये भी शो करना है कि ये ए ट्रांसपोज जो हमने मालूम किया ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन अगर आपको याद हो तो वो ये होती है कि ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए तो ए सिमेट्रिक होगा, मतलब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है अगर उसके ट्रांसपोज से उस पर कोई असर ना पड़े। तो हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, ये 11 माइनस 1 कॉलम में चेंज हुआ, माइनस 1 5 कॉलम में चेंज हुआ, ये मैंने यहाँ पर चेंज किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब जब ये चेंज हो गई कॉलम में 11 माइनस 1 और माइनस 1 5, तो अगर आप देखें मैंने इस 11 माइनस 1 को भी कॉलम में चेंज किया और इसको भी कॉलम में चेंज किया, लेकिन फिर भी दोनों मैट्रिसेस को देख लिया आप, इसमें से कोई चेंज नहीं आया, ट्रांसपोज लेने से इस पर कोई असर नहीं पड़ा, हमारे पास वापस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया है। तो वो मैट्रिक्स जिससे ट्रांसपोज पर कोई असर ना पड़े तो उसको सिमेट्रिक ही कहा जाता है, इसी वजह से मैंने लिखा है कि हिंस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब हमें ए ट्रांसपोज ए मालूम करना है, तो ए ट्रांसपोज को पहले लिख दिया और ए मैट्रिक्स को बाद में। एक बार फिर वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले करें तो 3 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जिससे कि 9 प्लस 0 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और लास्ट में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आ रहा है जिसमें कि 3 रोज और 3 कॉलम्स है। 8 करने के बाद हमारे पास ए ट्रांसपोज ए इस तरह का मैट्रिक्स आ गया।
इसको भी हमने शो करना है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो शो कर लेते हैं। हमने करना क्या है, हमें जो है ट्रांसपोज लेना है। तो मैंने ट्रांसपोज लिया, उसका 9 3 -3 कॉलम में चेंज हुआ। उसके बाद ये जो 3 2 और 1 है इसको भी कॉलम में चेंज कर दिया, और उसके बाद हमने -3 1 5 को भी कॉलम में चेंज कर दिया। और आप दोनों मैट्रिक्स को देखें, हमने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। यानी कि ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज भी ए ट्रांसपोज ए के बराबर आया, उस पर ट्रांसपोज से कोई असर नहीं पड़ा। तो उसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज ए भी हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें मैट्रिक्स दिया गया है 4 3 3 -1 0 -1 और -4 -4 -3, और हमें कहा जा रहा है कि प्रूव करें कि ए इनवर्स जो होगा वो ए के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो हम ए इनवर्स मालूम कर लेंगे और वो वापस इस ए के बराबर आना चाहिए, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में कहा है। तो ए इनवर्स के लिए पहले ए डिटरमिनेंट का मालूम करना ज़रूरी है। तो मैंने इस मैट्रिक्स को जो दिया गया था डिटरमिनेंट उसका लिया, एक्सपेंड कर दिया इसको रो फर्स्ट से, तो +4 आ जाएगा, और जिस रो और जिस कॉलम में ये 4 है वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो बाकी रह गया उसको मैंने लिख दिया। फिर सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस साइन लगेगा, और उसके बाद ये जिस रो और जिस कॉलम में है वो भी क्रॉस हो जाएंगे, तो -1 -4 और -1 -3 को लिख दिया। फिर थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस साइन, वो जिस रो जिस कॉलम में है उसको भी क्रॉस करे, तो -1 0 और -4 -4 रह गए। अब हमने क्या करना है, 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। 0 और -3 मल्टीप्लाई हो जाए तो 0, और -4 -1 मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे -4 +4 आता है, लेकिन एक माइनस चूंकि दरमियान में भी लगता है, इसी वजह से मैंने 0 -4 लिखा। यहाँ पर -1 -3 से 3 और -4 -1 से +4 आ जाएगा, तो हमारे पास इससे 3 +4 आ गया। और लास्ट में फिर +3 इंटू 4 -4 आ जाएगा, 4 -0 आ जाएगा, क्योंकि -4 ने 0 के साथ मल्टीप्लाई होना है। सिम्प्लिफिकेशन के बाद हमारे पास ए डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, -1 आई है। अब जब ए डिटरमिनेंट -1 आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब कि हम इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। जब इन्वर्स मालूम कर सकते हैं तो इसके लिए हमें फार्मूला क्या होता है ए इनवर्स का, कि 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ए। तो ए डिटरमिनेंट तो मालूम हो गया, और एडजेंट ऑफ ए क्या होता है, ये कोफैक्टर्स सारे के सारे कोफैक्टर्स हम लिख लेते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो कोफैक्टर के मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लिया जाए तो वो फिर हमें 3 क्रॉस 3 के केस में एडजेंट ऑफ ए देता है। तो हमने सारे कोफैक्टर्स मालूम करने हैं। कोफैक्टर्स का अगर आपको फार्मूला याद है तो ये होता है aij = -1 पावर i + j, और साथ में mij होता है। मतलब हम क्या करते हैं इसमें, ये जो a के साथ एलिमेंट्स आ जाए तो ये -1 के पावर में 8 करते हैं। मतलब a11 के केस में -1 पावर 1 + 1 होगा, और -1 पावर 1 + 1 से -1 स्क्वायर यानी कि +1 आता है। a12 के केस में -1 पावर 1 + 2 होगा, जो कि -1 पावर 3 होता है, और उससे माइनस आता है। तो सिंपल तरीका, इस पर सोचने की बजाय मैं इसको डायरेक्ट लिख लूँगा। इसके साथ प्लस साइन आएगा, ये माइनस ये प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, और फिर प्लस माइनस प्लस। मतलब हमारे पास जो है माइनस से स्टार्ट होगा, और फिर नहीं सॉरी प्लस से स्टार्ट होगा, फिर एक माइनस होगा, एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस, इस तरह से। और ये जो कोफैक्टर फिर मालूम करना है, ये करना कैसे, जिस रो या जिस कॉलम में जो एंट्री हो उसके वो रो और वो कॉलम क्रॉस हो जाएगा, और बाकी जो 4 एलिमेंट्स रह जाए उसको हमने डिटरमिनेंट में लिखना होगा। तो a11 का मतलब कि पहली एंट्री में हम ऐसा करेंगे। तो पहली एंट्री 4 है, वो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको क्रॉस कर देंगे हम, और जो बाकी रह जाए 4 एलिमेंट्स उसको मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो 0 -1 और -4 -3। सेकंड के साथ माइनस साइन, और सेकंड एंट्री के लिए भी ऐसा ही कर लेंगे। सेकंड एंट्री हमारे पास ये 3 है, तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको क्रॉस कर देंगे। -1 -4 और -1 -3 को मैंने इस डिटरमिनेंट में लिख दिया, इस मैट्रिक्स में, सॉरी। नेक्स्ट नंबर क्या कर लेंगे, नेक्स्ट नंबर थर्ड एंट्री है, उसको भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वो क्या आएगी। थर्ड एंट्री 3 है, तो वो जिस रो जिस कॉलम में उसको क्रॉस, और -1 0 और -4 -4 रह गए। तो जिस तरह मैंने इन 3 के लिए किया, बाकी एंट्रीज के लिए भी ऐसा ही कर लेंगे। तो हमारे पास एडजेंट ऑफ ए का एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ये प्लस माइनस प्लस तो आप समझ गए होंगे, प्लस से स्टार्ट लेना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, और लास्ट में प्लस माइनस प्लस। अब नेक्स्ट होगा क्या, इस पर ट्रांसपोज भी लेना है और इसको सिम्प्लीफाई भी करना है। तो मैंने इसको डायरेक्ट सिम्प्लीफाई किया है। 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट को आप आसानी के साथ सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो 0 और -3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस -4 और -1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 0 + 4 आ जाएगा, जिससे कि मैंने
0 -4 आएगा, सॉरी यहाँ से 0 और इनसे प्लस आ जाएगा, लेकिन एक माइनस दरमियान में भी होता है। नेक्स्ट माइनस बाहर और 3 -4 से हमारे पास -1 आता है। फिर 4 -0 से 4 आता है। इसी तरह बाकी सारे भी सिंप्लीफाई कर देंगे तो एडजेंट ऑफ ए हमारे पास ये आया है, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई होने के बाद इसका ट्रांसपोज भी लेना होगा, तब कहीं जाकर एडजेंट ऑफ ए मालूम होगा। तो एडजेंट ऑफ ए का मैंने जब ट्रांसपोज भी ले लिया तो फाइनली ये हमें एडजेंट ऑफ ए मिल गया है कि -4 -3 -3 फिर 1 0 1 और फिर 4 4 3। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ए। तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आई और एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू अपनी जगह पर आ गई। तो ये -1 जो होगा ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब सारी एंट्रीज के हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये +4 +3 +3 आ जाएंगे, ये -1 0 -1 और ये -4 -4 -3। और अगर आप देखें तो ये हमारे पास वापस ए मैट्रिक्स आया है। आप ए मैट्रिक्स को देखें तो ए इनवर्स और ए की वैल्यू बिल्कुल सेम आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स ए के बराबर है और यही हमें प्रूव करना था। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम मज़ीद भी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।